हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड। चलिए बच्चों, देखिए समय जो है अपने पास बहुत कम है। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में हम लोग आ चुके हैं। समय ज्यादा नहीं है, कोर्स तो उतना ही करना जितना नॉर्मल हम लोग करते हैं। तो होता क्या है, इस तरह के कोर्सेज में भले ही आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो या फिर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हो, तो इन कोर्सेज का एक मतलब होता है। वो मतलब ये होता है कि आपको लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सारा काम करना होता है। तो ऑब्वियसली सारी चीजें हम डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने के लिए तो आपके पास पूरे 2 साल होते हैं ना बच्चों, है ना। या फिर जैसे आपने ड्रॉपर बैच में एडमिशन लिया हुआ है तो पूरा 1 साल तक आप वो मेहनत करते हैं। तो कई सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि महीने भर चलते हैं। तो अब महीने भर का तो हमारा खुद का ही कोर्स है पूरा, तो इसमें महीने भर का तो चैप्टर नहीं कर सकते, तो वो क्रश करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टीचर्स को लगते हैं कि भाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑफ लेट पिछले कुछ 1 सालों में यहां से कुछ ज्यादा ही सवाल आ रहे हैं, तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं बच्चों। सो द पॉइंट ऑफ क्रैश कोर्स इज दैट वी आर गोइंग टू डू सम वेरी वेरी रैपिड रिवीजन, है ना, ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ऑब्वियसली वी कैन नॉट कवर द एंटायर डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट, वी कैन नॉट डू द एंटायर एक्सप्लेनेशंस। सो यस, certain points will have to be focused on, which we are doing and we're trying a level best. आपको क्या करना है, ये जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको समझिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। लेकिन साथ साथ जो आपकी जो ऑलरेडी आपने जो नोटबुक बना रखी हो, जो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल हो, इन डिटेल जो आपने लिखा होगा, उसको साथ साथ आप रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते रहिए बच्चों, और सवाल लगाइए। देखो इस समय मतलब अगर आप उस कैटेगरी में कि भाई मुझे ये थियरी पढ़नी है, मुझे ये चैप्टर पहली बार करना है, तो आई रिकमेंड कि ऐसा कोई काम ना करें बच्चों आप लोग, है ना। क्योंकि ये जो चीज है ये इसके लिए है कि आपको सब कुछ आता है, जल्दी से आप कुछ चाहते हैं कि जो सोल है सब्जेक्ट की, टॉपिक की, वो आपको समझ में आ जाए। और आपका जो रिवीजन जो आपको लगते थोड़े से जो है मे बी 4, 5, 6 दिन, हफ्ता भर लगता, तो वो हम कोशिश करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी अपने चैप्टर से अकॉर्डिंगली हम वो आपको करा पाए। एनीवेज बच्चों, तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, और इसके अंदर बेटा 3 पार्ट्स आएंगे: इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो हम तीनों पे ही चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये बेटा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू डिस्कस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये होता क्या है बच्चों, इसके अंदर हम एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। दैट मींस वी ट्राई टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और करंट विद द हेल्प ऑफ अ spontaneous chemical reaction, or you can say rather spontaneous redox reaction। ठीक है, तो भाई अगर कोई पूछे कि इसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता है बच्चों, ड्राइविंग फोर्स तो वो तो सबका ही है, एक ही डेल्टा जी। वो क्या होता है इसमें, माइनस ऑफ एन इंटू एफ इंटू ई, यस और नो, वेयर ई इज द सेल पोटेंशियल, एफ इज द फैराडे एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ओके, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं उस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान, वो चीज की बात चल रही है। अच्छा, इसमें क्या है कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एन इज ऑलवेज पॉजिटिव, फैराडे वैल्यू इज 96500 कूलम, वो भी पॉजिटिव है। तो आप चाहते हैं, अच्छा यहां पे लगा है नेगेटिव साइन, आप चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आए, क्योंकि आप जानते हैं डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो इट्स को भी पॉजिटिव होना ही होगा। सो अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास ई सेल अगर पॉजिटिव है, दैट मींस डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि सेल वर्क्स spontaneously। ओके, नाउ अगर ई सेल अगर 0 हो जाए, मतलब कि ई की वैल्यू 0 आ रही है, तो उस केस में डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा बच्चों, यस और नो। और उस केस में सेल विल बी डेड, इट हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम, सेल इज डेड। और ई सेल की वैल्यू अगर बच्चों नेगेटिव है, तो आप ये मान लीजिए कि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो गया बच्चों, तो सेल वर्क्स नॉन स्पॉन्टेनियसली बच्चों। सारा गेम थर्मोडायनेमिक्स का है, सारा गेम
थर्मोडायनेमिक्स का है बच्चों। सो वी आर सिंपली ट्राइंग टू कनेक्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद थर्मोडायनेमिक्स। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आई अगेन रिपीट, इज अ सेल which utilizes the chemical energy which will be received from a spontaneous indirect redox reaction to generate current or to generate electricity, है ना। तो ये रहेगा अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों और मैं आपको बताता हूं कि हाउ यू शुड कंस्ट्रक्ट और इमेजिन और विजुअलाइज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बच्चों। तो इसके लिए क्या होगा कि आपके पास दो हाफ सेल रहेंगे। आपको पहले से आइडिया है बच्चों, मैं बस आपको थोड़ा सा चीजों को इन डिटेल में आपसे शेयर कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। और यहां पर ये आपका सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। और मैं आपको बता दूं कि हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन दिस एज जिंक रॉड and I have taken, zinc ion solution into it. I have taken some zinc ion. It can be ZnCl2 zinc sulfate. It can be anything, any solution, है ना। और यहां पर हमने लिया बच्चों, this is copper rod and I have taken copper ion concentration और solution onto that, है ना। अब बच्चों ये हमारा बनेगा एनोड और ये बनेगा कैथोड। अच्छा, कैसे मालूम पड़ेगा कौन बनेगा एनोड और कौन बनेगा कैथोड, वो अभी अब आपको बता देता हूं, आप चिंता ना करें। अब देखिए क्या है कि जैसे ही आप इस सेटअप को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं बच्चों, है ना। और अगर आप यहां पर एक बल्ब लगा देते हैं तो ये बल्ब बच्चों ग्लो करने लगेगा, है ना। भाई होता क्या है कि कुछ केमिकल्स का जो पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, दैट मींस दे विल बी एबल टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स टू द पॉइंट वेयर द सेल पोटेंशियल और देयर केमिकल पोटेंशियल इज लो। किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका पोटेंशियल कम होगा, ये वैल्यू हमको मालूम पड़ती है, ये चीज हमको मालूम पड़ती है उसके ई नॉट सेल की वैल्यू से। किससे बच्चों, ई नॉट सेल की वैल्यू से। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अभी उसकी चिंता बिल्कुल ना करें आप लोग। तो हमें ये मालूम पड़ा कि दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। अच्छा, ये एनोड और ये कैथोड है, ये भी कैसे मालूम पड़ेगा, ये भी अभी मालूम पड़ जाएगा। फिलहाल तो आप ये समझो कि जैसे ही आपने यहां बल्ब लगाया, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा बच्चों। लेकिन क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहां पर एनोड पर याद रखें हमेशा होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन। ये पहले तो जान लें आप लोग, है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा कि जिंक आयंस का होगा, ऑब्वियसली जिंक का होगा बच्चों। तो जिंक विल गिव यू जिंक आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या होगा बॉस, मतलब ये होगा कि यहां से कूदकर जिंक आयंस सॉल्यूशन में आ जाएंगे बच्चों और इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हुए वो ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, दे विल ट्रेवल थ्रू वायर। और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे तो यहां पर इन्हें कौन कैप्चर करेगा, कॉपर की कॉपर आयंस, ऑब्वियसली कॉपर आयंस करेंगे। दिस पॉजिटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा यहां पर Cu2+ विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बिकम कॉपर। मतलब क्या होगा कि ये कॉपर आयंस, जैसे ही कॉपर आयंस ने इलेक्ट्रॉन्स को देखा, ये झपट के यहां पर लपक लेगा बच्चों, यस और नो। और आपको मालूम पड़ेगा कि धीमे धीमे यहां पर कॉपर आयंस का डिपोजिशन शुरू हो गया है। इस रॉड का वेट बढ़ रहा है बच्चों, इस रॉड का वेट बढ़ने लग गया है। और आप देखेंगे कि धीमे धीमे इस रॉड पे तो इरोजन होने लगा है, कोरोजन होने लगा है बच्चों, सुनो। तो दिस रॉड इज इरोडिंग बिकॉज जिंक इज कन्वर्टिंग इनटू जिंक आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग देयर। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कॉपर आयंस के साथ दोस्ती कर रहे हैं। भाई पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोस्ती होगी, मोहब्बत होगी और यहां ये जाके चिपक जाएगा बच्चों, बॉन्ड बना लेगा एक तरह से, ठीक है ना। तो ये रहा बेसिकली। अब आपसे कोई सवाल पूछे भाई साहब इसके अंदर कि होना क्या है भाई, कि जैसे जैसे करंट जाएगा तो क्या जिंक का जो वेट है, तो जिंक का जो वेट है, वेट ऑफ जिंक, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जिंक हैज कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस ये बढ़ेगा घटेगा। भाई जिंक आयंस तो आते जा रहे हैं, जा कहीं नहीं रहे, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा बच्चों, यस और नो। तब आप इधर देखो कि जो वेट ऑफ कॉपर है, जो वेट ऑफ कॉपर है वो क्या होगा, वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कॉपर रॉड पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। तो वेट ऑफ कॉपर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस का इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्योंकि कॉपर आयंस के कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से होगा क्या कि इसका जो ब्लू कलर है, उसका जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, ब्लू कलर विल फेड। क्योंकि कॉपर, मान लो मैंने कॉपर सल्फेट लिया, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर होता है इट इज बिकॉज ऑफ कॉपर आयंस, है ना। अगर कॉपर आयंस को कम कर दोगे तो जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी है वो भी तो कम हो जाएगी, तो ब्लू कलर फेड हो गया।
आपका बल्ब जलने लगा, आप बड़े खुश हैं, लेकिन आपको मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद ये बल्ब जलना बंद कर देगा। क्यों कर देगा भाई? क्यों कर देगा? देखो आप इस बात को समझो कि ये क्यों कर देगा। क्योंकि बच्चों जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, जिंक आयंस का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, हर जिंक आयन अपने साथ 2 पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा है। यहां पर जखीरा इकट्ठा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, और यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का जखीरा इकट्ठा हो जाएगा बच्चों। यस और नो? भाई ऐसा है ना, ये जिंक आयंस हवा में नहीं आए हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम से जिंक सल्फेट। तो क्या होगा, जिंक आयंस है और सल्फेट आयंस है। ऐसी ये जो चीज आ रही है, ये आ रही है कॉपर सल्फेट से, तो कॉपर आयंस रहेंगे और सल्फेट आयंस रहेंगे। कॉपर आयन चले गए, सल्फेट आयन रह गए। ये सर नो, नेगेटिव चार्ज रह गया बेटा, हाँ कि ना? तो अब नेगेटिव चार्ज रह गया है, तो अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खत्म हो चुका है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो क्या आपको लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से जाने देगा? नहीं जाने देगा, ये इनको पुल करेगा और इलेक्ट्रॉन यही के यही रह जाएंगे बच्चों। और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच भी गए यहां पर, तो ये नेगेटिव चार्ज उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देगा बच्चों। यस और नो? तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहां से जा नहीं पा रहे, वहां पहुंच नहीं पा रहे, सर्किट हो जाएगा ब्रेक, करंट जाएगा रुक, बल्ब जाएगा बुझ। यस और नो? अब आपको तो बल्ब जलाना है, तो आप बल्ब कैसे जलाओगे बच्चों? आप बल्ब जलाओगे विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वी डू समथिंग इन सॉल्ट ब्रिज। हम एक सॉल्ट ब्रिज लेते हैं बच्चों, और इसके अंदर हम लोग बच्चों क्या करते हैं, एक जेल लेते हैं और उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बोलते जैसे कि आपने ले लिया KCl, क्या ले लिया आपने बेटा? KCl। नाउ दिस KCl विल गिव यू Cl आयंस एंड K प्लस आयंस। यस और नो? जैसे ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से अट्रैक्ट होगा और यहां आ जाएगा। ये Cl आयंस यहां चले जाएंगे, और चूंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, इस पर चले जाएंगे ये K पॉजिटिव। इसको कर देंगे न्यूट्रलाइज, इसको भी कर देंगे न्यूट्रलाइज। Cl नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज पॉजिटिव चार्ज, K प्लस विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज। यस और नो? और ये सर्किट जो है वापस से चालू हो जाएगा। भाई करंट क्यों रुक गया था? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चार्ज। अगर इस चार्ज को खत्म कर दूं तो इलेक्ट्रॉन वापस चलने लगेगा बच्चों। यस और नो? अब होगा क्या, व्हेन डू यू कॉल अ सर्किट इज कंप्लीट? व्हेन द चार्ज मूव्स। यहां पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जा रहा है, और यहां देखो तो Cl नेगेटिव के साथ नेगेटिव चार्ज आ भी रहा है। कौन लेके आ रहा है चार्ज, इससे फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वापस, इससे फर्क पड़ता है बच्चों। सो सॉल्ट ब्रिज डज व्हाट? इट न्यूट्रलाइजेज द बोथ हाफ सेल्स. Secondly, it completes the circuit. And third thing which you should remember is that it stops the formation of cell potential. Yes or no? When at liquid junction potential, it stops the formation of liquid junction potential. ठीक है बच्चों? This is called indirect redox, क्योंकि indirectly transfer हो रहा है through wire. Is that clear or not? ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जो आपको बात समझनी है, that is basically cell potential. Cell potential. ये मालूम कैसे पड़ेगा कि क्या चीज क्या कर रही है ना? सेल पोटेंशियल दो तरह का होगा, एक होगा SRP बच्चों और एक होगा SOP। SRP मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और SOP, सॉरी दिस इज SOP बेटा, दिस इज SOP, सो दिस इज माय मिस्टेक, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। सो SRP बेटा, एक बात आप समझ लो बात को, कि दिस इज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। दिस मींस टेंडेंसी to accept electrons. This is tendency to lose electrons, to lose electron, ध्यान से है ना। और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट मींस दे डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सेल। थर्ड वन, they are additive, they are not additive, not additive, इसको आप ऐड नहीं कर सकते, not additive। तो बच्चों मैं आपको बात बताऊं, आपको आप समझो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आपका Ag प्लस ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये आ गया Ag। यस और नो? तो इसके लिए जो SRP की वैल्यू आएगी बच्चों, सपोज दैट इज 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सिर्फ वोल्ट है ना, 0.080 वोल्ट। ये तो हो गया SRP। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। अच्छा,
स्टैंडर्ड का मतलब समझ लो, स्टैंडर्ड का मतलब है बच्चों यहां पर स्टैंडर्ड। अगर टेम्परेचर की बात चलेगी तो 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर की बात चलेगी तो 1 ATM कहिए या 1 बार कहिए, यस और नो, और कॉन्सेंट्रेशन की बात चलेगी तो वो हो जाएगा 1 मोलर, यस और नो। तो ये आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस 25 डिग्री सेल्सियस, 1 ATM एंड 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। अब सुनो बात को, ये तो क्या एसआरपी, लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो क्या दिखेगा आपको कि एजी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, यस और नो। अब चूंकि मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। नाउ दिस विल बी, ये तो अलग हो गया, नाउ एसओपी विल बी माइनस ऑफ 0.80 वोल्ट, यस और नो। आपने इसको रिवर्स किया, इसका भी साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अगर एसआरपी वैल्यू और एसओपी वैल्यू में फर्क पूछूं तो क्या फर्क है बच्चों, केवल साइन का फर्क है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, यस और नो। इफ दिस इज एक्स दिस विल बी माइनस एक्स, दिस इज वाई दिस विल बी माइनस वाई, दिस इज जेड दैट विल बी माइनस ऑफ जेड, यस और नो। अच्छा एक बात सुनो कि मैंने कहा था आपसे कि दे आर नॉट एडिटिव, इसका मतलब ये है बॉस कि आपको ये पता होना चाहिए एजी प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू एजी, तो भैया हमारा जो एसआरपी आ रही है वो आ रही है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। लेकिन अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा ट्वाइस एजी, यस और नो। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.80 वोल्ट, ये 1.60 नहीं आएगा। दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी एडेड, यस और नो। ये बहुत जरूरी है कि ये आप चेंज नहीं कर सकते। कई बार बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं बच्चों, आर यू गेटिंग दैट। भले ही यहां लिखा हो 10 AG प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू 10 AG, बच्चों एसआरपी की वैल्यू तो 0.80 वोल्ट रहेगी, बिकॉज दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सेल, ऑन द नंबर ऑफ मोल्स टेकन। श्योर अबाउट इट, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, हाउ टू यूज दिस एसआरपी वैल्यू, हाउ टू यूज दिस एसआरपी वैल्यू। अब समझो बात को आप पहले तो आप एक बात समझो। अच्छा इस चैप्टर में अगर कुछ नहीं दिया गया है तो यू विल assume according to IUPAC that the given value is SRP value, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, if nothing is mentioned, है ना। तो बात को सुनो, इंपॉर्टेंस ऑफ SRP, इंपॉर्टेंस ऑफ SRP। पहला है कि अगर मैं कह रहा हूं इफ SRP is higher, इंपॉर्टेंस ऑफ SRP being higher the SRP मतलब एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दैट मींस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज हायर, ठीक है। अगर आपकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की किसको, इलेक्ट्रॉन को हायर है, तो आप क्या करोगे, यू विल गेट रिड्यूस्ड। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट मींस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज ऑल्सो हायर। अच्छा सुनिए बात को, अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो किसी और से कर रहे होंगे, जिससे भी कर रहे होंगे उसको तो आपने ऑक्सीडाइज कर दिया कि नहीं कर दिया। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो किसी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, दैट मींस यू आर अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऐसा एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर पाता है, यस और नो। अगर आपके अंदर एसआरपी की वैल्यू ज्यादा है तो आपकी टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज others is also higher, that means you are a strong oxidizing agent, yes or no। फोर्थ, अगर आपके अंदर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की ज्यादा है तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्त कि आप मेटल हो कि नॉन मेटल हो। मेटल्स गिव इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की क्षमता ज्यादा है तो यू मस्ट बी नॉन मेटल, मतलब कि आपकी टेंडेंसी टू बी अ नॉन मेटल शुड बी हायर, यस और नो। सो टेंडेंसी टू बी अ नॉन मेटल और ट्रांजिशन मेटल शुड ऑल्सो बी हायर। क्यों बच्चों, ट्रांजिशन मेटल क्यों, क्योंकि इनके पास तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये तो वहां भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन को आने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। घर क्या होता है, ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल। घर खाली चाहिए, जो भरा हुआ है तो कोई नहीं जाएगा उसके अंदर। फिफ्थ, अब सुनिए, अगर आपकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है देन आपकी टेंडेंसी टू नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम
फ्रॉम एसिड इज ऑल्सो हायर। जितना आप एसआरपी में ऊपर होंगे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, हाँ कि ना? ये याद करिए, इसे समझाता हूं मैं थोड़ी देर में, आप परेशान मत होइए। सिक्स्थ, अगर आप देखिए ऐसा है, अगर आप सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, आप देखो, आप समझो इस बात को, मैं समझाता हूं आपको। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग। नाउ सी कि भाई ऐसा है कि आप, ये कंटेनर है बेटा, है ना, और यहां पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लेने की जंग छिड़ी हुई है ना। आपके पास X प्लस है और ये है Y प्लस। मैं कह रहा हूं कि X की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता ज्यादा है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो कौन गेन करेगा? X करेगा, X प्लस करेगा, Y प्लस करेगा? X प्लस करेगा। तो जब ये X प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो X प्लस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू गिव यू व्हाट? X। यस और नो? और X क्या है? मेटल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मेटल जो अब, और ये X हो गया, X इज नॉट द पार्ट ऑफ सोल्यूशन वाइल X प्लस इज द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। यस और नो? कैटायंस, आयंस आर स्टेबल इन सोल्यूशन, बट मेटल ना, दिस इज स्टेबल इन सॉलिड पार्ट, है ना। तो जैसे ही आएगा ये जहां जाके स्टेबल होकर यहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? इफ इट विल कैच द इलेक्ट्रॉन, जो भी कॉपर आयन कर रहे थे बच्चों। यस और नो? तो जिसका एसआरपी ज्यादा है उसको, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना भी तो आसान है भाई। आप जब मेटलर्जी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपने कोई भी मिनरल लिया है, आपने कोई ओर ली है और आपने उसको घोल दिया सोल्यूशन में, पानी में घोल रखा है ना। अब आपको उसको प्योरीफाई करना है तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिक करंट बहाओगे, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो मेटल चिपक जाएगा, बाहर निकाल लो इम्प्योर, बाकी जो इम्प्योरिटी है जिसका एसआरपी कम है वो सोल्यूशन में रह जाएगा। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं बेटा आपसे कि अगर आपका एसआरपी ज्यादा है ना, देन इट इज टेंडेंसी टू गेट extracted from solution is also higher। इनको आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, अगर एसआरपी पे आप हायर हैं तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोअर हैं। लोअर मतलब क्यों बच्चों ऐसा? क्योंकि हिस्टोरिकली शुरुआत में जब एलिमेंट्स फाइंड किए गए तो उनमें से अधिकतर एलिमेंट्स मेटल्स थे, तो जो सीरीज बनाई गई वो मेटल्स की बनाई गई। और मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? समवन हु कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? तो अगर एसआरपी ज्यादा है तो एसओपी कम तो रिएक्टिविटी भी कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पा रहे आप। एसओपी मींस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका एसआरपी ज्यादा है बच्चों ध्यान से, अगर एसआरपी ज्यादा है ना, तो आप यकीन मानिए कि आपका एसओपी कम होगा 100%। यस और नो? अगर आपका एसआरपी 2 है तो एसओपी -2 हो जाएगा। एसआरपी आपका 1 है तो ये -1 हो जाएगा। तो एसआरपी जितना ज्यादा एसओपी उतना कम, जितना एसओपी कम उतनी टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कम, और जितना टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स कम उतनी रिएक्टिविटी भी कम। यस और नो? बिकॉज रिएक्टिविटी हिस्टोरिकली इज मेजर्ड बाय टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो बेटा? अब देखो बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। से फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल दे रहा हूं, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag, और इसके लिए मैं आपको एसआरपी वैल्यूज यहां पर लिख रहा हूं बच्चों। इट इज से 0.80 वोल्ट। देन वी हैव गॉट कॉपर आयंस एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू कॉपर, ये है 0.34 वोल्ट। एंड देन वी हैव गॉट 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू H2, है ना। दिस इज 0 वोल्ट, और इसी को कहते हैं बट हम लोग शी कहते हैं इसको, है ना। सो एंड देन वी हैव गॉट से जिंक आयंस गिविंग यू जिंक, एंड दिस इज माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैग्नीशियम आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू मैग्नीशियम, एंड दिस विल बी हाउ मच? माइनस ऑफ 2.37 वोल्ट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इनमें से किन में से विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना भाई, मैंने बताया था भी आपको, जिसका एसआरपी ज्यादा वो उतना ही स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यस और नो? मतलब कि अगर आप Mg2 प्लस जिंक आयंस, H प्लस कॉपर और Ag प्लस की बात करें तो समवन हु विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडिली विल बी सिल्वर आयंस, हाँ कि ना? सो सिल्वर आयंस बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात बताओ, विच इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका एसआरपी कम होगा।
आगे ना, तो मैग्नीशियम विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बात सुन भाई। अच्छा, विच टू मेटल्स विल बी एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो बच्चों देखो, ये हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होते हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन व्हेन दे विल रिएक्ट विद द एसिड्स, और जो मेटल्स इसके नीचे आते हैं दे विल डेफिनेटली प्रोड्यूस हाइड्रोजन व्हेन दे विल रिएक्ट विद द एसिड्स। यस और नो बेटा, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस टेबल को, अच्छा एक बात बताऊं आपको, हाउ टू यूज दीज वैल्यूज। एसआरपी है ना, जब भी कभी आपको एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखना हो विद द हेल्प ऑफ द एसआरपी वैल्यूज, तो आप एक काम करना, हायर एसआरपी वैल्यू वाला रिएक्शन ऊपर लिखना, लोअर वाला नीचे रखना, है ना। और फिर एक काम करना, जैसे मैं कहूं आपसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपसे, आप एक काम करो, ये ले लो, मैं कॉपर को लेता हूं, आगे वाले पेज पे लेता हूं, लेट मी टेक इट ऑन कॉपर। सो वी हैव गॉट कॉपर आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू कॉपर, एंड दिस इज एसआरपी आपको दिया गया है बच्चों कितना, 0.34 वोल्ट, and we have got 2 H ions and 2 electrons giving you H2, this is 0 volt। तो जब आपके पास SRP वैल्यूज आ जाएं, रिएक्शन आपको मालूम पड़ गया है, तो एक काम करिए, आप यूं ऐसे लिखिए बेटा, ऐसे एरो बनाइए, है ना, और आप ये इस तरह लिखिए, तो जो इस एरो को कनेक्ट कर रहा है उसको तो लेफ्ट हैंड पे लिख लीजिए, कॉपर आयंस एंड H2, और जो बाकी बच गए वो उस तरफ लिख दीजिए बच्चों। तो क्या बच गया, 2 H आयंस एंड कॉपर। यस और नो। और जब हायर माइनस लोअर माइनस करेंगे तो जो ई नॉट सेल आएगा भाई, जिसका एसआरपी हायर है बच्चों, वो बनेगा कैथोड, जिसका लोअर है वो बनेगा एनोड। मैं भी समझाता हूं, आप परेशान मत हो। तो आप क्या करोगे, आपने लिख लिया, तो ई नॉट सेल आ जाएगा हायर एसआरपी माइनस लोअर एसआरपी, कितना आएगा ये, 0.34 माइनस 0, दैट विल बी 0.34 वोल्ट। यस और नो। ई नॉट सेल क्या आया है, पॉजिटिव आया मतलब कि डेल्टा जी इसके लिए क्या है, नेगेटिव है। दैट मींस ये जो रिएक्शन आपने लिखा है ये इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि कॉपर आयंस अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो वो आपको डेफिनेटली एच आयन देंगे और कॉपर देंगे। लेकिन यही रिएक्शन बच्चों इस डायरेक्शन में दिस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर कोई रिएक्शन यूं स्पॉन्टेनियस है तो यूं नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। तो दैट मींस कि कॉपर जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो भैया ये रिएक्शन जो है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। यस और नो बेटा। अब एक बात बताओ मुझको, कि एसआरपी हायर और एक है एसआरपी लोअर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनमें से कैथोड कौन होगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, एसआरपी जिसका ज्यादा होगा वो एक्सेप्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। और अगर ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और यही बन जाएगा कैथोड। यकीन कहानी है बच्चों। जिसका एसआरपी कम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इट विल बी डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, तो इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन। यस और नो। एक बार डोनेट कर दिया तो ये खुद हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका खुद का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जहां पर होता है ऑक्सीडेशन उसे हम कहते हैं बच्चों एनोड। उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं बच्चों। यस और नो। बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। अब इसी सवाल के अंदर ये जो टेबल मैंने दी थी आप लोगों को, इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई एक बात बताइए कि मैं अगर जिंक रॉड में अगर कॉपर सॉल्यूशन में डाल दूं, तो जिंक रॉड अगर मैं कॉपर सॉल्यूशन में डाल दूं तो क्या लगता है बच्चों आपको, तो क्या लगता है कि कॉपर आयंस की वजह से जो ब्लू कलर होता है, द ब्लू कलर विल फेड। तो इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे भाई, कॉपर आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू जिंक। इसका एसआरपी क्या दे रखा है, इसका एसआरपी दे रखा है 0.34 वोल्ट, है ना। और जिंक आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू जिंक। दिस इज जिंक। ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। अब मैंने क्या बताया था, हायर माइनस लोअर कर दो, हायर माइनस लोअर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन आ जाए, राइट, हायर एसआरपी माइनस लोअर एसआरपी, हमेशा आपका आंसर सही आएगा। तो कॉपर आयंस के साथ जब जिंक रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा,
कॉपर देगा और जिंक आयंस देगा, और आपका जो ई सेल है, ई नॉट सेल है, वो आ जाएगा हायर माइनस लोअर, ये आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ये पॉजिटिव आया है। दैट मींस कि डेल्टा जी जो है नेगेटिव होगा। दैट मींस कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ बच्चों कि जिंक जब कॉपर आयंस में जाएगा तो वो कॉपर को खत्म कर देगा। कॉपर आयंस विल बिकम कॉपर। यस और नो बेटा? अगर कॉपर आयंस कॉपर बन जाएंगे तो बच्चों क्या होगा? ब्लू कलर फेड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिएक्शन लिखना है, हायर माइनस लोअर। हमेशा आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो सेफ हो गए आप, है ना? हायर एसआरपी माइनस लोअर एसआरपी, याद रखें, हायर एसआरपी माइनस लोअर एसआरपी। अगर आपको एसओपी दे भी रहा है तो प्लीज आप उसको कन्वर्ट कर लो बच्चों किसमें? एसआरपी में। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर एक बार आपका एसआरपी की वैल्यू आ गई, फिर तो हायर माइनस लोअर कर दो, जो भी रिएक्शन आ रहा है इट विल बी स्पॉन्टेनियस बच्चों। यस और नो? आइए बच्चों, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड नर्स्ट इक्वेशन, है ना? अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? ये कहती है कि भाई अपने को एसआरपी एसओपी तो मालूम पड़ गए एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब पर अगर सेल हमारा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में काम कर रहा है, मतलब कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, प्रेशर जो है 1 atm नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, तो तब क्या होगा? तो उस केस में हम लोग नर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग द नर्स्ट इक्वेशन हम टेम्परेचर को तो 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, पर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज करते हैं, लेकिन इन जनरल हम टेम्परेचर सेम रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो जो कुछ भी मैं लिखने जा रहा हूं इट इज वैलिड एट 25 डिग्री सेल्सियस। हर किताब में वही लिखा हुआ है, आप परेशान ना हो बिल्कुल, है ना? तो ये होता है कि ई सेल मतलब कि अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन एन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट्स। ये प्लीज आप याद रखिए, सारे सवाल आपके निकल जाएंगे, परेशान ना हो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आई कैन राइट डाउन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेंगे, इतना कौन लिखेगा बार बार बच्चों? तो आई विल बी राइटिंग दिस थिंग एज ई इक्वल टू ई नॉट, ई इक्वल्स टू ई नॉट प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लें 0.06 लिख लो अप्रोक्सीमेटली बच्चों, ना? इतना कौन करेगा यार? अपॉन एन लॉग ऑफ रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट, है ना? तो अब देखो सवाल कैसे करने हैं, मैं आपको बता दूं। दिस डिपेंड्स, ध्यान रखना बच्चों प्लीज, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज, है ना? वो अलग बात है कि इसके अंदर इस इक्वेशन में जब इतने उसमें आता है तो हम लोग टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मान के ही काम करते हैं, तभी ये आता है। अगर टेम्परेचर बदल दोगे तो ये वैल्यूज बदल जाएंगी बच्चों, प्लीज, है ना? अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा है कि आपके पास एक रिएक्शन दे रखा है, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag, है ना? तो अगर इसका जो एसआरपी दे रखा है ना, दैट मींस एसआरपी मींस ई नॉट सेल क्या दे रखा है बेटा आपको? 0.80 वोल्ट। यस और नो? ठीक है बच्चों, ये दे रखा है आपको। अब मैं कह रहा हूं सपोज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag आयंस आई एम गिविंग यू 10 टू पावर ऑफ -2 मोलर, है ना? तो अब बताओ ऐसे कंडीशन में ई सेल क्या होगा? तो ई सेल हो जाएगा ई नॉट प्लस 0.06 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितने गए? 1 लॉग ऑफ रिएक्टेंट क्या है? Ag प्लस। तो इसलिए जब भी कभी ये मिला है तो पहले एसओपी को एसआरपी में कन्वर्ट करो बच्चों, हमेशा एक ही चीज करो ना यार। एसओपी माइनस एसआरपी माइनस एसआरपी माइनस एसओपी माइनस एसओपी प्लस एसओपी। इतना झंझट क्यों? जो दिया है 2 सेकंड लगेंगे, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू एसआरपी, देन हायर माइनस लोअर एसआरपी। जो रिएक्शन आ जाएगा दैट विल बी योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सारे आंसर निकल जाएंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो 0.06 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ रिएक्टेंट क्या भैया? Ag प्लस, यस और नो, अपॉन प्रोडक्ट Ag। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो Ag है ये है सॉलिड, ये सॉलिड है, और सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिव मास हमेशा 1 मानते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को। तो ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। E विल बी इक्वल टू 0.80 प्लस 0.06 एंड लॉग ऑफ 10 टू पावर ऑफ -2 अपॉन 1। अब दिस विल बी 0.80 प्लस 0.06 log of 10 to power -2 is -2,
-2, this will be 0.80 minus of 0.12, yes or no, this will be 0.68 volt. तो आप देख सकते हैं बच्चों कि E जो है वो 0.68 वोल्ट आया है बच्चों, यस और नो. तो इस तरह से आपको बेटा सवाल करने पड़ेंगे, है ना, इस तरह की इक्वेशंस आएंगी आपके पास में. चलिए देखते हैं और देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपको कि भाई आपको दिया गया है Cu2 प्लस E नॉट ऑफ Cu2 प्लस इंटू Cu. ये दिया गया बेटा आपको क्या 0.34 वोल्ट, है ना, एंड E नॉट ऑफ Zn2 प्लस एंड Zn ये दिया गया आपको माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट. आपको बच्चों इसका सेल पोटेंशियल पता करना है. फाइंड ई सेल पता करना है. इफ concentration of copper ions is equal to 10 to power of minus 2 molar and concentration of zinc ions is 10 to power of minus 3 molar. 10 to power of minus 3 molar. तो देखो बच्चों आपको ये सेल पोटेंशियल दिए गए, तो आपको देखो ये पढ़ना है. कॉपर आयंस हैज बिकम कॉपर, रिडक्शन हो गया है, दैट मींस ये एसआरपी दे रखा है. E नॉट Zn2 प्लस Zn जिंक आयंस जिंक बन गए, रिडक्शन हो चुका है, तो ये एसआरपी दे रखा है बच्चों, है ना. तो जब भी दे दे ऐसे तो क्या करोगे, E नॉट सेल तो हो जाएगा हायर माइनस लोअर. कितना आएगा 0.34 माइनस ऑफ माइनस पॉइंट, अरे भैया हो जाए 0.76, दिस विल बी इक्वल टू 1.10 वोल्ट, यस और नो. तो ये तो आगे अपने पास E नॉट सेल. अब सुनो इक्वेशन कैसे लिखोगे. दिस विल बी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू कॉपर एंड Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Zn. तो इसको ये हायर एसआरपी है, ये लोअर एसआरपी है, यूं लिखो. सो कॉपर आयंस प्लस जिंक गिविंग यू कॉपर प्लस जिंक आयंस, यस और नो. आ जाओ, ठीक है. ये इक्वेशन इस तरफ इट विल बी स्पॉन्टेनियस. द रीजन बीइंग इसका जो E नॉट सेल आ रहा है अपने पास दैट इज 1.10 वोल्ट, ये पॉजिटिव है, तो इसका जो डेल्टा जी आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो इस तरफ जो रिएक्शन हो रहा है दैट विल बी स्पॉन्टेनियस, यस और नो. तो अब देखो E विल बी इक्वल टू E नॉट प्लस 0.06 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 लॉग ऑफ रिएक्टेंट. जिंक और कॉपर तो सॉलिड होंगे, केवल आयंस आएंगे, तो रिएक्टेंट है कॉपर आयंस अपॉन जिंक आयंस कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो. सो योर दिस E नॉट इज हाउ मच 1.1 प्लस 0.03 लॉग ऑफ कॉपर आयन कितना रखा था 10 टू पावर ऑफ माइनस कितना था भाई, भूल ही गया यार, -2. ठीक है भाई, 10 टू पावर -2 अपॉन 10 टू पावर ऑफ -3 कट कटा के आएगा 10. लॉग ऑफ 10 होता है 1, है ना. दिस विल बी 1.10 एंड दिस विल बी प्लस 0.03. नाउ दिस विल बी 1.13 वोल्ट. समझ में आया बेटा आपको, यस और नो. सो दिस E इज 1.13 वोल्ट. तो उस सेल की जो बात चल रही थी उसका जो E आ रहा है वो 1.13 वोल्ट आएगा बच्चों. तो इस तरह के आपको सवाल मिलेंगे एंड यू नीड टू सॉल्व देम लाइक एनीथिंग. मेरी बात समझ में आ रही बेटा आपको, है ना. तो एक काम करते हैं और कर लेते हैं. लेट मी से आई एम गिविंग यू E नॉट ऑफ Ag प्लस एंड Ag is given as 0.80 volt and E naught of let's say okay here we go. Copper ions and copper is 0.34 volt, है ना. And you have to find E cell if the concentration of Ag ions is given as 10 to power of -2 molar and copper ion concentration is given as 10 to power of -1 molar. तो देखो कैसे लिखोगे, पहले तो लिख लो भैया हायर एसआरपी वाला Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग यू Ag और इसका E नॉट क्या है 0.80. देन कॉपर आयंस को लिखो, लोअर एसआरपी लिखो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू कॉपर एंड दिस विल बी 0.34 वोल्ट. अरे एक बात तो बताना भूल ही गया मैं आपको, वो क्या भूल गया हूं कि घटाने से पहले, कुछ भी करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कर दीजिए. तो भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, यस और नो. जब इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बताया था मैंने शुरुआत में, ये इतना कितना रहने वाला है. अब आप हायर माइनस लोअर कर दीजिए. सो 2Ag प्लस कॉपर गिविंग यू 2Ag प्लस कॉपर आयन, और ये हो जाएगा हायर माइनस लोअर कितना आएगा भाई
0.46 वोल्ट आ गया भाई आपके पास। ये आ गया अपने पास ई नॉट वैल्यू, ई नॉट सेल, ये पूरी ई नॉट सेल आ गई, ये हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल, ठीक है। अब देखो, अब E विल बी इक्वल टू ई नॉट कितना 0.46 प्लस 0.06 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए, लॉग ऑफ, भैया ये तो मेटल, ये भी मेटल, हटा सावन नहीं हटा, और ये क्या आएगा रिएक्टेंट Ag ions whole square। भैया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट गोज इनटू पावर, यस और नो, यस और नो, एंड दिस विल बिकम व्हाट, and copper ion concentration, that's it। so E will be 0.46 plus 0.03 log of Ag ions 10 to power of minus 1 whole square, कितना रहेगा 10 to power minus 2, and copper ions 10 to power of minus 2। क्या था यार, मैं भूल गया, लेट मी चेक इट आउट। कॉपर आयंस 10 टू पावर माइनस 1 है, और एजी, अरे गड़बड़ हो गई, तो ये ना 10 टू पावर माइनस 4 और 10 टू पावर माइनस 1, यस और नो, तो दिस विल बी 10 टू पावर ऑफ माइनस 3, सो दिस विल बी 0.46 प्लस 0.03 इंटू माइनस 3, यस और नो, तो ये आ जाएगा 0.46 एंड माइनस ऑफ 0.09 है ना। तो जब आप करोगे इसको तो कितना आएगा 16 माइनस 9 7 0.37 वोल्ट। ई विल बी 0.37 वोल्ट। ऐसे करने बेटा आपको ये सवाल है ना। पहले आप रिएक्शन को लिख लीजिए, हायर माइनस लोअर एसआरपी, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर लीजिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वहां मल्टीप्लाई मत करना बच्चों, यस और नो। फिर जो रिएक्शन आया है वही हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फिर आप नर्स इक्वेशन डाल के उसका ई सेल निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? श्योर? ठीक है। तो बच्चे एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं, और इसके आगे के जो लेक्चर आएंगे उसमें हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करके रखिए। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप प्लीज सवाल सॉल्व करिएगा इस पर, ठीक है, अच्छे से। गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।